जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इस वीक में जो हमारा 1940 से 47 तक का जो फेज है, ये हमारी इन 3 क्लासेस में हम इसको, यानी इस वीक में हमारा प्री पार्टीशन जो सेगमेंट है सारा वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी जो लास्ट 3 क्लासेस थी उसमें एक डिटेल्ड एक क्लास में हमने पूरा अलाहाबाद को देखा, एक पूरी क्लास हमने फिर लाहौर रेजोल्यूशन पे देखी, और एक क्लास में हमने जो फिर इसके बीच दोनों डेवलपमेंट्स के बीच में 30 से 40 तक में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई उनको देखा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है कि वो हमें इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में से, जिसमें 2 ही हैं, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस पे पूछ ले, या लाहौर रेजोल्यूशन या इलाहाबाद पे पूछ ले। ये तो हमने इन चीजों को बड़ी डिटेल में देखा, बल्कि एक पूरा ही टॉपिक इलाहाबाद पे एक लेक्चर हो गया, एक पूरा ही लाहौर रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। 40 से 47 में इसको स्टार्ट करने से पहले एक तो मेरी इन पर्सन रिकमेंडेशन है कि अगर आपका पेपर में इस फेज को टच किए बगैर अगर 4 सवाल होते हैं तो तब कर लें, और अगर नहीं होते मजबूरन तो तब आपको फिर ज़ाहिर इस फेज में एज एन ऑप्शन, इस फेज को एज एन ऑप्शन ट्रीट करना है कि इसके बगैर अगर 4 सवाल निकलते हैं तो कर लें। उसकी रीजन ये है कि ये फेज काफी ज्यादा, जब हम एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम काफी बाइस्ड हो जाते हैं। हम इस फेज में कांग्रेस एंड ब्रिटिश का जो पर्सपेक्टिव है, इसको हमारी जो किताबें हैं वो लार्जली इसको ओवरलुक कर जाती हैं, लार्जली। और इस फेज से जो अच्छे एकेडमिक वर्क हैं उनमें फिर उनको देखते हुए हमें नजर आता है कि एज इफ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तो इतनी एफर्ट्स ही नहीं थी, बल्कि ये तो कांग्रेस की मिस्टेक्स का फेज है, बल्कि ये तो ब्रिटिश की बैड एडमिनिस्ट्रेशन का फेज है। इनकी मिस्टेक्स और ब्रिटिश की बैड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पार्टीशन हुई, तो वो बड़ा एक हमारे जो नेशनल नैरेटिव है उससे चीजें हट जाती हैं। सो ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फेज को हम देखें तो इस फेज में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें एक तो क्रिप्स प्रपोजल है। इस फेज में से इस पे सवाल आ सकता है। इस फेज में से वेवल प्लान स्लैश शिमला कॉन्फ्रेंस, इस पे सवाल आ सकता है। इस सवाल में इस पेपर में से फिर कैबिनेट मिशन प्लान, इस पे सवाल आ सकता है। और फिर इस फेज में से 3 जून प्लान इस पे सवाल आ सकता है। और इस फेज में से फिर मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेड क्लिफ अवार्ड। ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स इस फेज के, कि जिनमें से एग्जामिनर सवाल दे सकता है। ज्यादातर अगर हम पास्ट पेपर्स को देखें सिलेबस के चेंज होने से पहले, यानी कि प्री 2016, या अपने मुख्तलिफ पीएमएस के जो इम्तिहान हैं, उसमें ज्यादातर अगर हम देखें तो क्रिप्स प्रपोजल और कैबिनेट मिशन प्लान रिपीट होता नजर आता क्वेश्चन। लेकिन आगे वो पूछे ना पूछे उसकी मर्जी है। हमने ये सारा फेज एक सिंगल कंसोलिडेटेड नैरेटिव के तौर पर देखना है, जो कि स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम, प्रो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
इसी में रहते हुए इस नैरेटिव को चलाना, इससे बाहर नहीं लेके जाना जी किसी भी सूरत में, ये ध्यान में रखिएगा। यानी इससे पहले के जो फेज है उसमें हम कांग्रेस का और ब्रिटिश क्या चाहते थे उनको भी थोड़ा सा वेटेज आप देने की गुंजाइश मौजूद है, इस फेज में नहीं। तो एक तो ये बेसिक चीज कि हम अगले 3 लेक्चर्स में आज के मिला के कल और परसों में हम फिर इसको कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीक से फिर हम पोस्ट पार्टीशन, और उसके बाद फिर जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 5 डोमेस्टिक टॉपिक्स साथ फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे एक कंसोलिडेटेड लेक्चर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फिर उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं जी फिर इस फेज को। इस फेज को शुरू करने से पहले एक चीज तो जरूरी है ध्यान में रखना है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। वर्ल्ड वॉर 1 को अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी इंडियन पॉलिटिक्स, इसकी डायनामिक्स ही चेंज हो गई थी। जैसे कि यूनिटी हो गई बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, और इनकी यूनिटी से जो डेवलपमेंट हुई जिसको हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट, इससे फिर ब्रिटिश पर प्रेशर भी एक्सर्ट हुआ। ऐसा ही है ना जी। और फिर जब हम वर्ल्ड वॉर 2 को देखते हैं तो ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में कोई यूनिटी तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेपरेट डोमेन्स में प्रेशर डेवलप करते रहे हैं ब्रिटिश पे। इसकी पहली मैनिफेस्टेशन तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की रेजिग्नेशन की सूरत में है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली मैनिफेस्टेशन लाहौर रेजोल्यूशन की सूरत में है, ये 1939 की, ये 1940 की। हाउएवर वर्ल्ड वॉर 1 का जो इम्पैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स पर, वो आप कह सकते हैं कि वो लिमिटेड है। एक बड़ा डेवलपमेंट लखनऊ पैक्ट की सूरत में, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 का जो इम्पैक्ट है वो वास्ट है जी। इसके इसकी जो रेंज है वो बहुत वास्ट है। ये अप टू द एक्सटेंट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान तक जाता है। सो इस फेज का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन विद वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन नो डाउट इंडियन पॉलिटिक्स पर वर्ल्ड वॉर्स के इम्पैक्ट हुए हैं। लखनऊ पैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 का, और वर्ल्ड वॉर 2 में अभी तो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट में तो ये दो हैं। और ये जितनी भी अब डेवलपमेंट्स हैं जो कि 1940 आफ्टर लाहौर रेजोल्यूशन टिल 47 चलनी है, नो डाउट वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड इन 1940, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन 1945, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑन इंडियन पॉलिटिक्स वो 1947 तक ही चलते रहे। तो ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी मीनिंग देयर बाय हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं तो उसका हम सिंगल लाइन में कह सकते हैं कि इंडियन लीडरशिप, इधर कांग्रेस की हो जाए इधर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हो, दे ऑलवेज टर्न अनकम्प्रोमाइजेबल और exerted pressure on British, either for reforms or for separatism या इंडिपेंडेंस। सो ये कॉन्टेक्स्ट जो है कि वॉर का कितना बड़ा इंपैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स पर, इसी कॉन्टेक्स्ट में जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो क्रिप्स प्रपोजल है 1942 की। बट बिफोर स्टार्टिंग
क्रिप्स प्रपोजल के, क्रिप्स प्रपोजल में ऐसा हुआ क्या है, हमें एक जो कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि मैंने कहा ना ये वाला फेज जो है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर रट्टे मारने वाली ही बात है। कि मार्च 1940 जब लाहौर रेजोल्यूशन हुई है, उस वक्त से लेके मार्च 1942, ये 2 साल बनते हैं। इन 2 सालों में इंडियन पॉलिटिक्स में होता क्या रहा, सही जी, उसको समझना फिर बड़ा जरूरी है। सही जी। तो जनाब, इस एस्पेक्ट को देखने के लिए हमें फिर जाना पड़ेगा कि ये हुआ क्या इस सारे जो है वो फेज में। वर्ल्ड वॉर 2 को अगर हम फेजेस में डिवाइड करें, तो इसका जो फर्स्ट फेज है वो तो 1939 से, यानी कि 19, आप कह सकते हैं कि 40, मिड 40 तक, या अप्रैल, आप कह रहे हैं अप्रैल 40 तक, ये इसका फर्स्ट फेज है। इस फर्स्ट फेज में कोई बहुत हॉरिफिक वॉर्स नहीं हुई हैं। वह पोलैंड पे जो अटैक हुआ है या एक आधा और अटैक, जो रियल प्रॉब्लम डेवलप हुई है वो इसके सेकंड फेज में है, जो कि अप्रैल 40 से 43 तक का फेज है। इस फेज में ये जो अलाइड फोर्सेस थी, यूके, फ्रांस, ठीक है जी, इवन फिर यूएस भी इस फेज में दाखिल हुआ जंग में। तो खास तौर पे यूके को बड़ा हैवी लॉस हुआ है इस फेज में। ये लॉस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ भी है, प्लस ये लॉस इन टर्म्स ऑफ टेरिटरीज भी है। अब ये जो लॉस है, अब हम क्यों इसको देख रहे हैं, क्योंकि इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत ज्यादा है इंडियन पॉलिटिक्स पे, इसलिए इसको देखना जरूरी है। तो इसी फेज में आपके पास 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया। ये जो टेरिटरीज का लॉस है, क्या ये जर्मनी की तरफ से है? नहीं, ये टेरिटरीज का लॉस इनको ज्यादा जापान से होता रहा, ये याद रखिएगा जी। क्योंकि जापान भी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहा था जी, जापान इत्तेहादी था जर्मनी का, तो जनाब ये मिलके लड़ रहे थे वॉर। जापान के खिलाफ इस पूरे एशिया पैसिफिक में जापान को अगर कोई काउंटर कर रहा था तो वो यूके कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया कर रहा था, न्यूजीलैंड कर रहा था, और फिर इंडिया कर रहा था, क्योंकि इंडिया अंडर यूके था। सो इस फेज का सबसे बड़ा इशू ये था कि जापान बर्मा में एंट्री कर गया था जी। बर्मा इंडिया के साथ इमीडिएट नेबरहुड में, आप मैप उठा के देख लें, इंडिया के साथ इमीडिएट नेबरहुड में जनाब बर्मा है। सही है जी, समझ आ रही जी। सो ये जापान बर्मा तक एंट्री करता आ रहा था, और क्योंकि अप्रैल 40 से सेकंड फेज शुरू हो जाता है जिसमें नुकसान होना शुरू हुआ है, तो हम देखते हैं कि अगस्त 1940, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है। इसको पॉपुलरली इनकी तारीख में, हमारी तारीख में कहा जाता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर शुरू के 2-3 महीनों में ब्रिटिश को यह अंदाजा हो गया था इस सेकंड फेज में कि ये वॉर इतनी जल्दी खत्म को नहीं होनी, और हमें इंडियन सपोर्ट चाहिए, आर्मी की सूरत में भी, रिसोर्सेज की सूरत में भी। और अगर इंडियन सपोर्ट चाहिए तो भाई आपको इंडिया की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन सब के लिए कुछ ना कुछ इनको ऑफर देनी पड़ेगी, इनको कोई पैकेज देना पड़ेगा ताकि ये हमारे अगेंस्ट ना जाए, ज्यादा प्रॉब्लम ना बने ज्यादा। ठीक है जी। तो ये अगस्त ऑफर बड़ी मजेदार है। उस वक्त क्या वायसराय लिलिंथगोफ था, उसने ये ऑफर दी थी। इसमें उसने पहली बात ये की कि तमाम इंडियंस बहन भाई, हम जनाब एग्जेक्टिव काउंसिल, इंडिया की एग्जेक्टिव काउंसिल, इसको जनाब एक्सटेंड कर देंगे, हम इसको बढ़ा देंगे। सही है जी। इसमें हम इंडियन मेंबर्स इंक्रीज कर देंगे। नंबर कितने होंगे ये नहीं मेंशन किया, लेकिन बढ़ा देंगे। सही है जी। तो ये पहला पॉइंट इसने दिया अगस्त ऑफर का। दूसरा जो पॉइंट इसने दिया अगस्त ऑफर से लेके, वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया को तनहा नहीं छोड़ेगी, अकेला नहीं छोड़ेगी। ठीक है जी। यानी ऊपर वाले पॉइंट से कांग्रेस को खुश करने की कोशिश की, इस पॉइंट से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को खुश करने की कोशिश की कि माइनॉरिटीज घबराए ना कि हम कोई जो है वो उनको कॉर्नर कर देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। सही है जी। तीसरा पॉइंट इसने दिया कि जैसे ही एंड होगा, एंड ऑफ वॉर, तो हम इंडियंस को इनवाइट करेंगे, इंडियन लीडरशिप को, और इंडियन लीडरशिप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगी। सही है जी। और हम गारंटी देते हैं कि हम उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे। इंडियन लीडरशिप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगी, सेल्फ एफर्ट्स होंगी जी इनकी। हम किसी भी तरह, क्योंकि अभी तक तो ब्रिटिश ही कर थे ना, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, ये सब तो अंग्रेजों की तरफ से आए। तो अब जनाब जैसे ही वॉर खत्म होगी तो हम करेंगे जी। ये बात समझ आती? लो जी, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया कि भाई इमीडिएट इंडिपेंडेंस दो इंडिया को। इसको चुप करवाओ, बाबा बाबा की क्लास हो रही। मामा को क्या कहो। बाथरूम सिंगर ही पैदा कर ले, मैं ते कसम बस। जेड़ा बच्चा भी हमारा बाथरूम में जाता है वो साथ पता नहीं केड़े केड़े अंग्रेजी गाने गाई जाता है, वो यूट्यूब और से देख दूख के जो सानू तो समझ नहीं आती। कांग्रेस ने कहा जी इमीडिएट इंडिपेंडेंस दो, आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बना लेंगे, अपना आइन हम सब कुछ खुद कर लेंगे, हम अपनी माइनॉरिटीज का भी ख्याल रख लेंगे, हमारी अपनी एग्जेक्टिव काउंसिल होगी, इंडिपेंडेंस दो जी। सही जी। क्लियर है जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया जी। हमें तो अब लाहौर रेजोल्यूशन के मुताबिक ही प्लान चाहिए, और उसके मुताबिक आपकी ये अगस्त ऑफर में तो कुछ भी नहीं। तो सॉरी जनाब, हम जो है वो इसको नहीं मानते। समझ आ रही जी? तो ये कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ अगस्त ऑफर, हवा में रही बात। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 1941 में तेजी के साथ जापान भी प्रोग्रेस कर रहा है वॉर में। जर्मनी भी, उसने न्यू वेंचर्स ओपन कर लिए 1941 में वॉर के।
ब्रिटिश का लॉस हो रहा है हैवी। जापान जैसे जैसे टेरिटरीज ज्यादा एक्वायर कर रहा है, तो ये इंडिया की, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। ये थ्रेट इसलिए है क्योंकि एज ऑफ 1941 1941 में, इस टाइम में 41 के टाइम में कुछ इंडियन नेशनलिस्ट्स इन्होंने जापान की ट्रुप्स को ज्वाइन कर लिया और जनाब ब्रिटिश इंडियन ट्रुप्स के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। इनमें बहुत मशहूर नाम है तारीख का, अगर आपको याद हो तो, सुभाष चंद्र बोस। याद है? सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस में था, फिर कांग्रेस से अलहदा हो गया। इन्हें जनाब नेशनल आर्मी बना के, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आज आप कहते हैं ना फ्री फोर्स के नाम से, इसने फोर्स बना ली। समझ आती है जी? नेशनल इंडियन आर्मी भी कहते हैं। और ये मिल के, यानी अपने दौर के ये हो गए ना जी, सेपरेटिस्ट हो गए, जिहादी हो गए एक किस्म के, कि जनाब हम हिंदुस्तान में जापानियों को लेके आएंगे और जापानियों की मदद से हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करवाएंगे। ये भी अगेंस्ट हो गए। सही जी। सो मसला अंग्रेजों के लिए बड़ा खराब होता गया। अंग्रेजों के साथ साथ फियर कांग्रेस को भी था कि अगर इफ सुभाष चंद्र बोस जापानियों को लेके इंडिया आ गया तो इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। फियर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी था कि अगर ब्रिटिश डिफीट हो गए, वॉर हार गए, तो फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। क्या हम जापान के कंट्रोल में चले जाएंगे, या इंडिया में ओपन इंडिया होगा, उसमें इलेक्शंस होंगे और उसमें तो फिर पता आपको मेजोरिटी कांग्रेस की बननी। सो फियर इनको भी था, मुस्लिम्स को। तो अब क्या करें? क्या ये दोनों कोऑपरेट करें विद ब्रिटिश? तो अगर कोऑपरेट करेंगे विद ब्रिटिश, तो जो पब्लिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आएगा ऑन बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज पर पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। ये 1941 की बातें हो रही हैं। कांग्रेस पे तो सीधा सीधा पब्लिक प्रेशर आ जाना कि भाई तुमने फिर कांग्रेस मिनिस्ट्री से इस्तीफा क्यों दिया था। रहते ना असम्बलियों में, सूबों में हुकूमत चल रही थी, इस्तीफा इस बात पे दिया था ना जी कि कांग्रेस, ब्रिटिश के साथ हम जनाब इस वॉर में नहीं चल सकते। फिर अगस्त ऑफर को क्यों रिजेक्ट किया, मान लेते ना, तो बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर आना था पार्टी पे। तो पार्टी किसी भी तरह, फियर भी है लेकिन कॉपरेट भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इशू बड़ा खतरनाक है, बड़ा सीरियस किस्म का इशू। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इशू ये है कि फ्रांस वर्ल्ड वॉर 2 में सीरिया में दाखिल हो गया, मुस्लिम इलाका। रशिया एंड ब्रिटिश ये वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान के इलाकों में दाखिल हो गए। सही है जी? समझ आती? सो अगर अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोऑपरेट करती है, तो नीचे जो आम मुस्लिम्स हैं, मुसलमान जिनके जज्बात हैं कि ये जनाब शाम में दाखिल हो गए, ईरान में दाखिल हो गए, शिया सुन्नी दोनों, इररिस्पेक्टिबल ऑफ द फैक्ट, वो जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर जाएगी कि एक तरफ तो ये हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं और मुस्लिम लीग कोऑपरेट करना शुरू होगी। सो ये बड़ा एक मजेदार सिनेरियो जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में डेवलप हो गया 1941 में। और अब ये सारे फियर
जो हमने ये हेडर बनाया था ना, कहाँ गया? हाय हाय, किधर गया? कम वक्त, ये लिखा तो था मैंने भी यहाँ पे। कहाँ लिखा था बर्मा? कि ये सारे सच जो है ना वो क्लियर हो गए इनके। पता नहीं कहाँ लिखा था, याद ही नहीं कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, ये जापान बर्मा, ये जो लिखा हुआ है। ठीक। ये सारे फेयर उस वक्त मसला बन गया जब फरवरी 1942 में जापान कॉन्कर्ड बर्मा। बर्मा किसके कंट्रोल में था? बर्मा भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था, जस्ट लाइक इंडिया। ये याद रखिएगा कि टिल 1935 वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैपन टू बी वाइसरॉय ऑफ बर्मा एज वेल। वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया होता था और साथ साथ वो वाइसरॉय ऑफ बर्मा भी होता था टिल 1935। 1935 में फिर बर्मा का वाइसरॉय अलहदा कर दिया गया, इंडिया का वाइसरॉय अलहदा। तो 35 तक तो बर्मा एडमिनिस्ट्रेटिवली वाइसरॉय ऑफ इंडिया ही देखता था। तो ये भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था बर्मा का इलाका सारा। और उसमें जापानी उतर आए, और जापानी उतर आए हैं तो आगे है जनाब, बर्मा से आगे बे ऑफ बंगाल, यहां से वो एंटर हो सकते हैं इंडिया में, या फिर आसाम एंड बंगाल। समझ आ रही जी? और अगर इंडियंस ने, आम आदमी ने, सुभाष चंद्र बोस प्लस जापान, इनको जनाब गले लगा लिया, हार पहना दिए, तो ब्रिटिश की तो लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी जी इंडिया में हुक्मरानी करने की। सो ये वो कॉन्टेक्स्ट है 2 सालों का, जो मार्च के लाहौर रेजोल्यूशन से मार्च 42 तक में हुआ। और इस तनाजुर में फिर मेरे जैसे एक अक्लमंद अंग्रेज ने एक प्लान बनाया जिसका नाम है क्रिप्स प्लान। कई किताबों में लिखा हुआ, कई किताबों में लिखा हुआ क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है जी। और कहानी समझ आ रही है? पता नहीं आ भी रही है या नहीं आ रही है। असम और बंगाल का क्या हुआ? इनकी शादी होगी आपस में, आजकल ये हंसी खुशी रह नहीं। कुछ किताबों में लिखा है क्रिप्स प्लान, कुछ में लिखा है क्रिप्स प्रपोजल। एक ही बात है, वेवल प्लान अलग चीज है। ये तो मैंने लिखा बे ऑफ बंगाल, असम बंगाल, के यहाँ से जापानी एंटर हो सकते हैं। तो वजह से सुना करें लेक्चर। हाँ, पाकिस्तान के बाद जो छोटा दूसरा बच्चा हुआ उसका नाम फरहान रखा। काला सा, चपटा नाक, छोटी उंगलियां, मछली और चावल खाने वाला। बंगाली सारे मछली और चावल ही खाते हैं। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम है जी पूरे बंदे का। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अकेला आदमी, इंडिया भेजा गया मार्च 1942 में। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा लॉयर है। ब्रिटिश यानी कि सिस्टम में उस दौर के जो बड़े लॉयर्स थे, लॉ पे जिनकी ग्रिप थी, उनमें से एक बंदा ही। और जिना इसको जानता था, जिना के साथ पढ़ा हुआ ये, यानी जिना का क्लास वालों नहीं है, लेकिन जितना जितनी देर रहा है लंदन में और इंग्लैंड में, तो ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स को जानता था जिना अच्छी तरह।
तो इसको भेजा गया। सही है जी। ये आया, इसने जनाब मार्च के महीनों में मीटिंग्स की, और मार्च के महीनों में मीटिंग करने के बाद जो इसने प्रपोजल दिया, उसको फिर तारीख में कहा जाता है क्रिप्स प्लान या क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है जी। तो उसने कहा जनाब मेरे प्यारे इंडियंस, जैसे ही वॉर एंड होगी, जैसे ही एंड होगी, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस का सफर है, वो इस तरह तय होगा कि जैसे ही एंड ऑफ वॉर होगी, तो उसके बाद एक आइन साज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जहां भी आएगा ना जी, तो मतलब समझ लें कि आइन साज असेंबली। एंड ऑफ वॉर पे हम एक आइन साज असेंबली बनाएंगे। ये आइन साज असेंबली क्या हम इलेक्शन करवाएंगे? डेफिनेटली। यानी मतलब मीनिंग देयर बाय कि इंडिया में क्या होगा, आफ्टर द वॉर इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी बनेंगी, और सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं होगी, बल्कि सेंटर में क्या होगा, आइन साज असेंबली। चलो सूबों की तो समझ आती है, सूबों में हुकूमतें पहले भी बनती नहीं थी। जब आइन साज असेंबली नई चीज है, ये आइन साज असेंबली आएगी कैसे? ये जनाब प्रोविंशियल असेंबलीज जो कि इलेक्शन के जरिए आ जाएंगी, आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, इनमें से इनमें इलेक्शन होगा। दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूट होगी फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबलीज। जिस तरह आज हमारे सेनेट के इलेक्शन होते हैं, सूबाई असेंबलियों के मेंबर वोट करेंगे आइन साज असेंबली का मेंबर बनाने के लिए। आइन साज असेंबली बन गई, फिर जनाब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ये बात तो क्लियर होगी कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑल मेंबर्स विल बी इंडियंस, क्योंकि इंडियन सूबों से आ रहे होंगे ना, ये सूबाई असेंबलियों में से इलेक्ट होके आ रहे होंगे, जिस तरह आज हमारे सेनेटर इलेक्ट होते हैं। तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। जैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना देगी, तो मेरे प्यारे इंडियंस, ब्रिटिश उस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करेंगे, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, ब्रिटिश विल अप्रूवल होगा उसका। और ब्रिटिश अप्रूवल के साथ ही, यानी अप्रूवल भी होगा और एप्लीकेशन भी होगी इस नए आइन की, जो कि इंडियंस बनाएंगे। ठीक है जी। और जैसे ही ये आइन बन जाएगा, हम मजीद इंतजार नहीं करेंगे, हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी आइन साज असेंबली को हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। वो आगे फिर इंडिया यानी कि आजाद एक टेक्निकली हम कर देंगे, इख्तियारात सारे हम आइन साज असेंबली को मुंतकिल कर देंगे। वो फिर बाद में इंडिपेंडेंस हो जाएगी आपकी, आप देखें आप जनाब किस तरह जो है वो रहना चाहेंगे। ये जनाब पूरा प्लान उसने दे। लेकिन मेरे प्यारे इंडियंस, बात ये है कि ये सारा काम तो जाहिर है जब एंड ऑफ वॉर होगी तब होगा। टिल द एंड ऑफ वॉर, यानी अभी आप 1942 में हैं, यानी जब भी वॉर एंड हुई, टिल द एंड ऑफ वॉर, ये पॉइंट बड़ा मजेदार है। फियर है ना कांग्रेस को भी कि सुभाष चंद्र बोस और जापानी ना आ जाए। फियर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या फ्यूचर होगा। फियर है ना।
ब्रिटिश का ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा? जिस तरह बर्मा वो लूज कर गए, इसी तरह इंडिया लूज कर जाएंगे, और क्या होना? तो फिर तो ज्यादा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का है। तो ये सेंटेंस बड़ा मजेदार है। यानी ये सेंटेंस नहीं है कि टिल द एंड ऑफ वॉर कोऑपरेट विद ब्रिटिश। असल में तो चीज ये थी ना कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, ए कांग्रेस वालों, ए ओनली मुस्लिम लीग वालों, हमारे साथ कोऑपरेट करो ताकि हम इंडिया को बचा सकें। ये सेंटेंस नहीं लिखा गया। लॉयर था, बड़ा जहीन आदमी था, लिखा गया टिल द एंड ऑफ वॉर डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया will be the responsibility of British। कैसा? समझ आई जी? यानी आप इसको कह सकते हैं 8वां पॉइंट हो। और फिर 9वां पॉइंट आया कि ये 8 के 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स जो हैं सारे के सारे, यानी आप कह सकते हैं कि ये पूरे का पूरा प्लान, प्रपोजल, इधर एक्सेप्ट इट कंप्लीटली और रिजेक्ट इट कंप्लीटली। आप इसको पूरे को एक्सेप्ट करें या पूरे को रिजेक्ट करें। आप ये नहीं कर सकते कि हमें 3-4 पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं, 3-4 पॉइंट रिजेक्ट करते हैं। पूरे के पूरे को एक्सेप्ट और रिजेक्ट। याद रखिएगा कि पॉलिटिक्स में जब भी इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसका मतलब है कि जो ऑफर दे रहा है, जो ऑफर या कोई बिड इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको बड़ी जल्दी है। वो चाहता है अब मामला खत्म हो, डायलॉग में ज्यादा नहीं एंगेज होना। मामले की नजाकत ऐसी है कि हाँ हो या ना हो। और तो ब्रिटिश जल्दी में तो थे, बर्मा तो चला गया, व्हाट नेक्स्ट? डिबेट का टाइम नहीं। अभी तक जो हमने जिस तरह डिस्कस किया, इससे ये लगता है कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस क्रिप्स प्रपोजल को और अपने फियर के कॉन्टेक्स्ट में कि जी क्या बनेगा, और जिस तरह की खूबसूरती के साथ उसने सेंटेंस लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर ट्रांसफर होगी, पावर ट्रांसफर ऑफ पावर। तो फिर आप लोग मिलकर डिसाइड कर लीजिएगा कि एक साथ रहना है, अलग अलग रहना है। क्यों जी? किसी से ये भी नहीं कहा जा रहा, वर्ड कॉपरेशन का भी यूज नहीं किया जा रहा। तो कांग्रेस के लिए भी आसानी होगी और इंडिया मुस्लिम लीग के लिए भी आसानी होगी। बट बोथ कांग्रेस प्लस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेपरेटली, एक नहीं कि इन्होंने सोच समझ के, सेपरेटली रिजेक्टेड, अलहदा अलहदा इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने की रीजन, कांग्रेस की तरफ से जो रीजन आई कि जी जो यूके की गवर्नमेंट है वो कहती है कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है, ये हम जमहूरियत के नाम पे लड़ रहे हैं, फ्रीडम की वैल्यू के नाम पे लड़ रहे हैं। सही है जी? तो यूके की गवर्नमेंट सबसे पहले ये डेमोक्रेसी, ये फ्रीडम इंडिया में तो डिमॉन्स्ट्रेट करे। आप इंडिया को अभी इंडिपेंडेंस दें, राइट नाउ आप इंडिया को इंडिपेंडेंट करें, हम आपके साथ मिलके जापान के खिलाफ लड़ेंगे, अगेंस्ट जापान हम आपके साथ मिलके लड़ेंगे। अभी आजाद कर, पहले वॉर एंड हो, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, आइन बने, फिर ब्रिटिश अप्रूवल आए, फिर ट्रांसफर ऑफ पावर हो, अभी आजादी दो हमें, हम आपके साथ मिलके लड़ेंगे। सही जी? और जहां तक डिफेंस ऑफ इंडिया की बात है, तो जनाब हमें आजादी दो, हम अपनी एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे।
प्रोविजनल गवर्नमेंट, एक अबूरी हुकूमत। फौरन तो जाहिर है ड्यूरिंग वॉर तो इलेक्शन नहीं हो सकते ना, कि आप जी फौरन ड्यूरिंग वॉर इलेक्शन हो जाए। तो जनाब हम, आप हमें आजादी दो, हम जनाब बनाते हैं अपनी एक हुकूमत, अबूरी हुकूमत, और वो अबूरी हुकूमत इंडिया के डिफेंस की मैनेजमेंट संभाल लेगी, मसला ही कोई नहीं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक तो ऑफिशियल इनकार है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन ही को नहीं, कोई पाकिस्तान का हवाला ही को नहीं है, जिक्र ही को नहीं। ये बात कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगी और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइड करे, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस की रहनी है, मुस्लिम्स की तो नहीं होनी। तो कैसे उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से हम पास करवाएंगे ये चीज कि हाँ जी हमें पाकिस्तान दे दो जी लहदा, नहीं हो सकता ना। तो जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है वो तो ये है कि भाई जी क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया का जिक्र को नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को है, पाकिस्तान का वर्ड का जिक्र को नहीं, तो हम नहीं मानते। ठीक है जी, नहीं हमने कराई। और बहुत से भी रिजेक्शन है, लेकिन ये एक बड़ा रिजेक्शन। लेकिन इसके साथ एक बड़ी मजेदार कहानी भी जुड़ी हुई है। क्रिप्स क्योंकि जानता था जिना को, और जिना भी जानता था क्रिप्स को, तो ये एक निजी महफिल में मिले। तो जिना ने कहा कि यार क्रिप्स, ये जो तू इतनी लंबी गर्दान तूने चलाई है, तुझे नहीं पता कि यूके की गवर्नमेंट काम किस तरह करती है। पहले कोई भी अगर इंडिया में चीज इनिशिएट होनी है तो वो पहले जानी है वायसराय के पास, वायसराय ऑफ इंडिया। यहां से चीज जानी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वजीर अमूर हिंद के पास। और अभी तो जंग का टाइम है, अभी तो कुछ भी नहीं अप्रूवल हो सकता। फिर चीज जानी है यूके की पार्लियामेंट के पास। यहां से चीज पास होके फिर जानी है यूके के क्राउन के पास, किंग के पास। उस वक्त किंग होता था, आज क्वीन है। फिर यहां से जो चीज पास होनी है वो इसी चैनल से होते हुए वापस वायसराय के पास, और उसने अप्लाई करनी। और तू ये जो सब कुछ ले आया, क्या तुझे इस बात की गारंटी है कि जो तू कुछ कह रहा है, क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो के तू बातें कर रहा है, कि उसने तुझे कहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हाँ ऐसा कर लो? तो क्रिप्स ने कहा नहीं, ये मेरा प्लान है। मैं यहां से तुम लोगों से एक्सेप्टेंस लेने के बाद फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास लंदन में जाऊंगा, उसको कहूंगा पार्लियामेंट के सामने रखे, फिर क्राउन के सामने। तो जिन्होंने कहा व्हाट इफ के यूके की पार्लियामेंट आफ्टर वॉर इसको रिजेक्ट कर दे, व्हाट इफ क्राउन रिजेक्ट कर दे, व्हाट इफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही ना आगे लेके जाए बात को, तो तुमने वॉर भी खत्म करवा लेनी है, हमारा साथ भी ले लेना है वॉर में, हमें हमारी कम्युनिटी में भी खराब करा दोगे, अपना फायदा पूरा हो जाएगा, भाग जाओ चलो, ऐसी की तैसी। हमने नहीं माना। लेकिन असल जो ऑफिशियल स्टांस है वो तो यही रखना। ये तो एक आपको कहानी सुनाई ना, क्योंकि इनका आपस का ताल्लुक था, इसलिए। समझ आ रही जी? ऐसा हर शख्स जो ये समझता है कि जिन्ना अंग्रेजों का पैदा करदा लीडर था, तो जिन्ना भाई इस तरह की चीजों को तो रिजेक्ट करता ही ना टेक्निकल ग्राउंड्स पे, खामोशी इख्तियार कर लेता इन चीजों पर, ना बोलता, कभी भी ना बोलता। ओके जी, ठीक है जी, जो हुक्म हुआ का, ठीक है। जिस तरह उस्ताद बड़े इमरान खान 2.5 साल करते रहे, बच जाएगा, मुझे लग रहा है कि बच जाएगा। बस थोड़ा सा इसको सबक सिखाया जा रहा है कि ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान में आप हमें ही आंखें दिखानी शुरू कर दो। तो बच जाएगा, लेकिन लगता मुझे ऐसे ही है कि बच जाएगा बड़े नैरो मार्जिन से, वो नैरो मार्जिन से। वैसे ये जो बम धमाका हुआ ना, ये पिशावर में ही होना था, और कहीं नहीं होना था। जो पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है
कि ऐसा क्यों होता है। शायद मेरी सोच ही खराब है। हाँ, लेकिन पेशावर के अलावा कहीं और हो जाता तो शायद मेरी सोच इतनी ना चलती। पेशावर में इतने क्रिटिकल टाइम पे होना। लेकिन मैं एक गंदा आदमी हूं, मैं गंदी सोची सोचता हूँ, मुझसे अच्छाई की उम्मीद ना रखी जाए। तो बेहतर है कि मैं खामोश ही रहूं, मैं भी खाम खा अपने आप को। कुछ नहीं लिखा, आपके पढ़ने वाला नहीं है इस वक्त। पढ़ना आता है। हाँ, लेकिन ये गंदी बातें लिखी हुई है ना, ये बैड बैड गाइज हैं ये सारे जो इस क्लास के हैं, दीज आर बैड गाइज। ठीक है, यस। एनीवेज, असदुल्ला साहब, अब आप बार बार इसरार कर रहे हैं तो पहले अपना कैमरा ऑन करें। उसामा साहब, आपका अभी सिरिलैक खाने का भी बेटा टाइम शुरू नहीं हुआ, जहां से मैं बात कर रहा हूँ ना उस बात को समझने के लिए इग्नोर करने। लो जी, सो रिजेक्ट हो गया। अब इस रिजेक्शन से एक चीज ध्यान में रखें कि इसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लीडरशिप, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर यह क्लियर हो गया। क्या चीज क्लियर होगी? कि ब्रिटिश इंडिया लीव करने का सोच रहे हैं, उनके कार्ड्स में ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वर्स्ट सिनेरियो हुआ तो हम इंडिया छोड़ना पड़ेगा हमें। ये पहली दफा इनको क्लियर हो गया। इससे पहले जो अगस्त की ऑफर है 1940 की, उसमें भी कहा गया, लेकिन ये वाइसराय ऑफ इंडिया ने कहा था। अगस्त 1940 की जो ऑफर है, जो हमने ये पीछे बात की ना, ये वाली अगस्त ऑफर, ये अगर आप देखें कहाँ गई, एक तो ये बड़ा स्यापा भाई, कहाँ गई अगस्त ऑफर? हाँ, ये अगस्त ऑफर वाइसराय ऑफ इंडिया ने दी कि मैं एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर बढ़ा दूंगा, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट माइनॉरिटीज का ख्याल रखेगी। ठीक है, एंड ऑफ द गवर्नमेंट पे हम जनाब कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस बनाएंगे। ये वाइसराय ऑफ इंडिया ने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से किसी मिनिस्टर या रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं कहा। तो ये पहली दफा ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ने का सोच सकते हैं। क्लियर है जी? अब अगर ब्रिटिश इंडिया छोड़ना सोच सकते हैं तो कांग्रेस ने इस पर सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया जी। 1942 में कांग्रेस ने जनाब तहरीक चला दी हिंदुस्तान की तारीख की, जिसको कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस सारे फेज को 40 से 47 में मैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में करवाता हूं, कनेक्टेड फॉर्म, ताकि पिक्चर जो है वो क्लियर हो स्टूडेंट पे। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि इस फेज को हाथ लगाए बगैर अगर आपके 4 सवाल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फंस जाएं तो फिर कर दें। क्योंकि अगर मेरे जैसे माइंडसेट का एग्जामिनर हुआ तो उसने आपका इस फेज का सवाल जिसमें आपने मुस्लिम लीग की तारीफें की होनी है, उसने कहना ये क्या बकवास है, ऑब्जेक्टिव बातें बताओ यार, पूरी इन डेप्थ चीजें बताओ, प्रॉपर एनालिसिस हो। और अगर हो कोई ऐसा बंदा जो कि इस्लाम जिंदाबाद और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना और जनाब अनथक कुर्बानियों के बाद जदोजहद के बाद उसको आप ये मेरे
लेक्चर या जिस तरह के अजीज ने लिखा हुआ है या बाकी अच्छे स्कॉलर्स ने लिखा है वो चीजें लिख दोगे, उन्हें कहेगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तो तारीफ ही नहीं की, उसकी एफर्ट का जिक्र ही नहीं किया, तो यू नेवर नो, आप रिस्क पे हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बाकी फ्रीडम मूवमेंट में फिर भी मार्जिन है, इस फेज में मार्जिन को नहीं है, या तख्ता है या तख्ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जी परहेज कर लें, लेकिन करवाता मैं हूं। मेरे यूट्यूब पे भी जो लेक्चर हैं इस फेज के, वो इतनी डिटेल में नहीं है, क्योंकि नहीं करवा सकते हम हर चीज जो है वो इतनी डिटेल में यूट्यूब पे पूरा एक्सप्रेस कर दें। कोई क्या मतलब ले ले, जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ एक सिमेट्री चल रही होती है, वो उनका अपने माइंड मेकअप कर लिया होता है कि उनको कैसे आपने पढ़ाना है। सो वहां पर आप फिर पूरी पूरी नपी तुले अंदाज में पूरी बात कर रहे होते हैं। सो 1940 में, और ये ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है जी, ये अगस्त 1940, यानी वो मार्च में आया, मई तक वो इंडिया में रहा। क्रिप्स अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट, सही है जी, अंग्रेज इंडिया छोड़ो, ठीक है, समझ आ गई जी। मैं कमेंट्स नहीं देखता अपने यूट्यूब के चैनल पे, जो वीडियोस पड़ी हुई है ना, मैं उनके कमेंट्स देखता ही नहीं। हम अपने आप को, या तारीफें होती हैं और या जो वो क्रिटिसिज्म करते हैं वो बिल्कुल ही नाअक्बद अंदेश लोग होते हैं। तो वो हम ही दिल को चढ़ाने वाली बात होती है, जरूरत ही नहीं। सो जनाब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी, छोड़ो जी इंडिया, निकलो। क्या क्या मूवमेंट बेसिकली है, प्रोटेस्ट है, डिमॉन्स्ट्रेशन हैं, नॉन कॉपरेशन है ब्रिटिश के साथ। गांधी ने तो क्लियरली कह दिया था कि भाई डू और डाई है, सही है जी। सो एक मुकम्मल नॉन कॉपरेशन, एजाजात भी वापस कर दो, सर के टाइटल जिसके पास हैं वापस कर दे, जो भी एजाजात हैं जो कुछ भी है वापस कर दो ब्रिटिश को, मुकम्मल, बस ये छोड़ के जाए इंडिया। बहुत जबरदस्त दायरा है, एक पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टांस लेके चल रही है ना, बट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसको बड़ा केयरफुली देख रही है कि क्या हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने। अगर इस क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिजेक्ट करती है, तो इसका मतलब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाहती है कि ब्रिटिश इंडिया में रहे। इफ रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अगर रिजेक्ट करती है तो मतलब यही है ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही है और आप कहें ये गलत है, तो मतलब तो यही है कि आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया में रह सकते हैं। तो इस तरह तो अगर ये हो तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम्स में अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश के इत्तेहादी फ्रांस सीरिया के मुसलमान बस्तियों में दाखिल हो गए, ब्रिटिश के इत्तेहादी रशिया और ब्रिटिश खुद ईरान के मुसलमान इलाकों में दाखिल हो गए हुए हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कह दे कि नहीं अंग्रेज हिंदुस्तान में रहे। तो यहाँ फिर अगेन जिना की जो आप कह लो ना उसकी करिज्मेटिक जो उसकी लीडरशिप है, कि वो कैसे अपने लिए रास्ता निकालता है, वो खूबसूरती से नजर आता। जिना विदाउट क्रिटिसाइजिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, विदाउट क्रिटिसाइजिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जिना डिमांड करता है फ्रॉम ब्रिटिश कि अच्छा जाना चाह रहे हो तो जाओ, डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट ये लॉन्च करवा दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, ठीक है जी। नवंबर 1942 जी डिवाइड एंड क्विट, कैसे ना जाना, जा तो रहे हो, डिवाइड एंड क्विट। इससे मुसलमानों में पॉपुलैरिटी बनी कि हाँ क्विट तो हो रहा है ना जी, क्विट पे हम हैं साथ, लेकिन कांग्रेस के क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट भी नहीं किया और अपनी बात भी कर। ये बात समझ आती है जी, क्लियर है? हाँ, आपको भी समझ आ रही है?
क्या मैं सब सुन रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ही समझ आया। थोड़ा समझ आया? अच्छा, आप थोड़े से बड़े हो जाओ ना, फिर मैं आपको वो वहां से बुक दिया करूंगा, आप वो बुक पढ़ोगे तो फिर हम उसको डिस्कस किया करेंगे। ओके, ठीक है? और मैं फोन ले सकता हूँ? ये कोई बात नहीं है कि मैं जरा सी तारीफ मैंने कर दी है तो आपका मैं फोन ले सकता हूँ। आपका पेपर कब है? पेपर था से, ट्यूसडे, हाँ, ट्यूसडे में। 7 मार्च से पेपर है। और आज क्या हो गई है? 4 खत्म हो गई है। आज अब फ्राइडे। आज 4 खत्म हो गई है। अब पीछे सिर्फ 3 डेज रह गई और आप यहाँ बैठे हो, आपने पेपर की कोई तैयारी नहीं करनी। किया मैंने। तो अब आप जाके रेस्ट कर लें। ठीक है जी, मुझे समझ लग गई आप यहाँ क्यों बैठे हुए थे। नहीं, मैं मामा से पहले पूछ के आऊँ प्लीज। अब नहीं, अब नहीं, अब हाँ तो फिर नहीं ना, समझा करो ना प्लीज। अभी पेपर है, पेपरों के बाद मुझे मामा ने मारना। पिछली दफा भी मेरी बोटी बोटी कर दी थी मामा ने। आप चाह रहे हो बाबा की बोटी बोटी होती रहे? सो प्लीज आप ना अब ये पेपर दे लो, तो पेपरों के बाद आप जितना मर्जी मोबाइल ले लेना। अच्छा जी, कोई कहानी समझ आ रही है नहीं आ रही? अब हुआ ये कि देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसने कोई प्रोटेस्ट या नॉन कॉपरेशन तो नहीं करवाई ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अच्छा जा रहे हो ना, मेहरबानी डिवाइड करके जाना। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी करवाए, नॉन कॉपरेशन भी करवाई, और इवन गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस का नारा भी लगा दिया। सही है जी। लेकिन 1943 जैसे ही शुरू हो रहा है ना जी, 1943 जैसे ही 1943 की बिगिनिंग हो रही है, 1943 जैसे ही बिगन हुआ, स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर टू का थर्ड फेज शुरू हो गया जी। याद है पीछे हमने 2 फेज डिस्कस किए थे। 1943 थर्ड फेज शुरू हो गया। ये थर्ड फेज हुआ कि जो 1943 से 45 तक चलता है, और इसमें जर्मनी, जापान, इटली, ये जो इत्तेहादी थे, ये इनको डिफीट्स होना शुरू होगी। और यूएस, यूके, फ्रांस, इनको चाइना ने भी ज्वाइन कर लिया, रशिया भी इनके साथ था, इनको विक्ट्रीज मिलना शुरू हो गई। समझ आ रही है जी? अब वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो 1940 से 43 तक बेचारी फंसी पड़ी थी कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के रिएक्शंस की वजह से, और रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रही थी, रिपीटेडली ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही थी। कभी 1940 का ऑफर, कभी 1942 का ऑफर। रिएक्शन तो ज्यादा सवेयर कांग्रेस की तरफ से आते थे। तो जनाब जंग का नक्शा बदलना शुरू हो गया। तो 1943 में ये पिक्चर क्लियर हो गई कि अगर अंग्रेज जंग जीत गया तो हाई चांसेस हैं कि अंग्रेज स्टेटस को में चलेगा। जैसा है, जिस तरह है उस तरह चलो। अब जो स्टेटस को है, इस पर कांग्रेस का क्या और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या इशू बनेगा? अगर ऐसा हो जाता है, अगर अंग्रेज जंग जीत जाता है तो स्टेटस को चलेगा। तो कांग्रेस ने तो जितना लोगों को सड़कों पे निकाला, प्रोटेस्ट कराए, सब कुछ कराया, कांग्रेस की वर्थ जो है
एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि ये अपने टारगेट से चाहिए, इसकी वर्थ डिक्लाइन करेगी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग याद है 1908 में, बहुत पहले, आगा खान ने हैदराबाद मुस्लिम लीग, इसके कुछ नौजवान ना सड़कों पे निकल आए आजादी के नारे लगाने के लिए, के अजीज ने लिखा हुआ। तो आगा खान ने हैदराबाद मुस्लिम लीग के लड़कों को खत लिखा कि इंसान के बच्चे बनो, ब्रिटिश अगर इंडिया में हैं तो तब चांसेस हैं कि हमें थोड़े बहुत हकूक मिल जाएंगे, अंग्रेज चला गया तो हमें कोई हकूक नहीं मिलने। मीनिंग देयर बाय कि स्टेटस को अगर रहता है तो इससे मुस्लिम लीग की वर्थ कम नहीं होनी। हमारा तो जो ऑप्शन है वो तो हमने रखा हुआ सामने। हाँ, स्टेटस को तब्दील हो तो तब हम कहना कि तब्दील स्टेटस को में, कि स्टेटस को खत्म हुआ है तो हमें हमारे इलाके लादा दो। डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट थी ना आपकी, कि अगर जा रहे हो तो डिवाइड करके जाना, जब नहीं जा रहे तो हमारा वही लॉ रेजोल्यूशन का जी प्लान, पार्टीशन चाहिए हमें। हमें मुस्लिम लीग को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस की टेक्निकली गलतियों की वजह से नुकसान हुआ। ऐसी सूरत में कांग्रेस की लीडरशिप चाहेगी कि वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ रिकंसाइल करे, रिकंसिलिएशन करे। कौन चाहेगा? ये कांग्रेस की विश थी, विश टू रिकंसिलिएशन। क्योंकि 40 से 43 तक हमने इनकी बातें नहीं मानी। अब ये जंग जीतने की तरफ जा रहे हैं तो जनाब एंड ऑफ 1943 में, एंड ऑफ 1943 गांधी ने ना एक खत लिखा, बड़ा मजेदार खत है, टू वायसराय ऑफ इंडिया। गांधी ने अपने खत में ये साबित किया कि ये जो हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट थी ना जी, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कोई एंटी ब्रिटिश नहीं थी, बल्कि ये तो एक वर्ल्ड पीस के लिए थी, अमन के लिए थी। समझ आ रही जी? क्योंकि अगर अंग्रेज इंडिया से चले जाते तो फिर जापान इंडिया की तरफ अटैक ना करता, तो ये पूरा रीजन जो है हमारा एशिया और एशिया पैसिफिक का, इसमें अमन आ जाना था। तो जनाब मैं तो इसलिए इसको चला रहा था। वायसराय ने जवाब भी नहीं दिया लेटर का ना, ऐसी की तैसी भाग, जो अब फिल्में चला रहे हो मुझे, ठीक है? समझ आती है जी? मतलब एक तरह का कि माफी दे दो जनाब और आओ मिल बैठ के इंडिया के फ्यूचर पे बात करते हैं। अब ब्रिटिश क्यों बात करेंगे भाई? अब तो वो जंग भी जीत रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब इस फेज में मुस्लिम लीग को तो कोई तंगी नहीं ना है, तंगी तो जो होनी है कांग्रेस को होनी है। मिड 1944 पिक्चर और क्लियर हो गई है कि जंग तो अब ये यूके यूएस और इन्होंने जीतनी है। सही है जी? क्योंकि मिड 44 में यूएस ट्रुप्स भी यूरोप में दाखिल हो गई थी, इटली जंग से निकल गया था, जर्मनी के हाल ही बड़े खराब थे। तो गांधी ने एक और लेटर लिखा वायसराय को कि हमें इंडिया के फ्यूचर से रिलेटेड जो है ना जी, वो निगोशिएट करना चाहिए। सही है जी? समझ आती है जी? वायसराय ने घास ही नहीं डाली, बिल्कुल ही नहीं घास डाली।
कैसा है? डायरेक्ट जो जीत रहे हैं आप उनको क्या घास डालने की जरूरत है? गांधी जी से अगली मिस्टेक हुई जब उनको वायसराय की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जब ब्रिटिश यानी यूके की गवर्नमेंट की तरफ से भी टेक्निकली कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो गांधी जी से गलती हुई। गांधी जी ने एक और खत लिख दिया, इस दफा लिखा जिन्ना को, कि आओ इंडिया के फ्यूचर पे बात करते हैं। गांधी का ये ख्याल था कि मैं जिन्ना को साथ में ला के ब्रिटिश पर अब एक ज्वाइंट प्रेशर डेवलप करूं। ये आ बैल मुझे मार वाली बात थी। आयशा जलाल, वो अपनी किताब जिना द सोल स्पोक्समैन, जिना द सोल स्पोक्समैन, उसमें लिखती है कि जिना पहले दिन से चाहता था कि गांधी के साथ जो उसकी टॉक्स हों वो फेल हो। जिना चाहता था ये कि फेल होंगे। जिना ने इस लेटर का रिस्पॉन्स दिया, एक्सेप्ट कर ली कि हाँ जी हमें बात करनी चाहिए इंडिया के फ्यूचर से रिलेटेड। जिना ने रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट किया। तो हम देखते हैं सितंबर 1944 में जिना के घर पे बॉम्बे में इनके दरमियान मीटिंग्स हुई, लेटर्स के एक्सचेंज हुए सितंबर के महीने में, और एंड हुआ कि ये गांधी जिना टॉक्स फेल हो गई। अब जिना ऐसा क्यों चाहता था कि ये फेल ही हों? ये बड़ी मजेदार टॉक्स हैं। इन टॉक्स की डिटेल वो जसवंत सिंह की किताब है, जसवंत सिंह, इंडिया इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस पार्टीशन, इस तरह करके किताब का नाम। उसने डिटेल में लिखा हुआ है इसको, जसवंत सिंह। बड़ी मजेदार डिटेल लिखी है इसने। तो जिन्ना क्यों चाहता था कि ये फेल हो? नहीं नहीं, ट्रेन टू पाकिस्तान नहीं है जसवंत सिंह की। इंडिया इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, इस तरह करके नाम है किताब। सो जनाब, अब इमेजिन करें कि इस क्लास में आप 90 लोग हैं। और कमबख्तों 90 ने तो फीस ही नहीं दी थी। ये कमबख्त इतने ज्यादा कहाँ से आगे बीच में बैठ के, इतने बच्चों ने तो फीस भी नहीं दी थी। ये मुफ्त भरे बैठे थे। ये मुफ्त भरे जितने बैठे होते ना, यकीन मानो तुम लोगों को ऐसी जगहों पे फोड़े निकलेंगे कि तुम लोग पेपर में जाके बैठ के पेपर नहीं कर सकोगे। और इंशाल्लाह एक एक नंबर से फेल हो गए, यानी 39/40 आएंगे ऐसे में। सारी उम्र जो है ना, वो जो मेरे पैसे फीसें मार के बैठ रहे हैं ना, जो जो बैठा हुआ, तो जनाब लग पता जाएगा। हमारी तो फिर बददुआ ही है, हम उसके अलावा और क्या कर सकते हैं। लो जी, एक निकल गया। 89 पार्टिसिपेंट, पहले 91 थे, अब 90 हो गई जी। एक मैं हूँ, तो यार मतलब 89। एक बंदा जो है उस पर बददुआ का असर होगा, बाकी लग जाएगी यार। अब 4,000 की फीस है, या पता नहीं तीन, जितनी भी फीस थी पाक फेयर की जब ली थी, 3500 थी या 4,000, जितनी भी थी। अब 4,000 में मैं क्या क्या दवा दूंगा? 4,000 में पूरा CSS करवा दूं नुमान साहब? कोई शर्म करें यार। 4,000 में बस ठीक है, आप पाक फेयर बस पास कर दें, बस ठीक है जो है। मैं इससे तो नहीं ना है जो पूरा CSS ही करवा दूंगा। बददुआ, और एक और कम हो गया यार, अब 89 पार्टिसिपेंट्स हो गए। लगता है बददुआ का असर हुआ, दो लोगों का जो है ना। लो जी, खैर चलो। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये फेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेक्चर सुनने में, पढ़ने में बड़ा मजा आता है इस फेज को।
प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं फिर बता रहा हूं कि इस फेज में से अगर सवाल आए, उसके बगैर बाकी 4 सवाल से अगर आपका पेपर होता है तो वहां से कर जाएंगे। फंस गए तो तब इस पे को पकड़ना, वरना ना पकड़ना, ये दिन में रखना। तो उसने डिटेल्स लिखी है। आखिरी बात आज की करेंगे, बाकी फिर कल बात करेंगे। बात यह है कि लेट से आप लोग 90 लोग हो और मैं एज अ टीचर बीइंग पावरफुल क्लास में, मेरी पावर कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है इस क्लास में? देखे ना आप लोगों के माइक ऑफ है, मेरा ऑन है, मैं जो मर्जी बोल दूं, मैं आप लोगों को क्लास से निकाल दूं। सही है जी? आप मेरी बात सुननी पड़ती, मेरी बात आपको। तो पावर का जो लिमिटेड सा एक फिनोमेना है इस क्लास में, वो मेरे साथ एसोसिएटेड है। अब आप लोगों को इशू है, कोई इशू है आप लोगों को, आप उस पर प्रोटेस्ट करते हैं कि जी क्लास में ये नहीं होना चाहिए, और आप अपने में से एक ए स्टूडेंट को नॉमिनेट करते हैं कि ये हमारा सदर है, और आप मुजाहरा करते हैं, तो मैं एज अ टीचर बीइंग पावरफुल इसको खत लिखूं या इसको कॉल करूं कि आप मेरे साथ डायलॉग कर। सही है जी? और हमारा डायलॉग फेल हो जाए सपोज, तो किसकी पॉपुलैरिटी बनेगी? मेरी पॉपुलैरिटी लूज होगी कि सर स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनते, और ए की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी कि सर ने तो बड़ा कहा था कि तुम ए ये ले लो वो ले लो, बस चुप कर, जो बच्चों को चुप रखो, मेरी क्लास में कोई इशू ना बने। लेकिन ए ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं। तो ये जो गांधी जी ना टॉक्स है ना, इनको अखबारों में और पॉपुलर नैरेटिव यही बना जो आज तक चलता है कि गांधी ने कहा था मांगो क्या मांगते हो, तुम्हें वजीर आजम बना देता हूँ यूनाइटेड इंडिया का, तुम्हें ये दे देता हूँ, तुम्हें वो दे देता हूँ, बस पाकिस्तान ना मांगो। और जिन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो बस सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। तो जिन्ना की पॉपुलैरिटी, जिन्ना का फेम बहुत बड़ा, जिना यानी कि आप अगर कहें ना कि ट्रू सेंस में जिना पब्लिक फिगर तो हमेशा ही था, लेकिन एक पॉपुलर फिगर वो 1944 की गांधी जिना टॉक्स के फेलियर पे हुआ। इन गांधी जिना टॉक्स की सारी डिटेल्स तो नहीं, लेकिन उनमें से एक दो पॉइंट्स वो कल की क्लास में फिर मैं जरूर बताऊंगा। उसके बाद फिर आगे बाकी डेवलपमेंट, उम्मीद है कि कल और परसों के लेक्चर में हम इसको वाइंड अप जो है वो कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी। तो कोई दुआ भी करो यार, आज करंट अफेयर का सेशन है, नया सेशन है, आखिरी सेशन है, बहुत मंदा पड़ा हुआ है। सिर्फ तकरीबन मेरा ख्याल है कितने थोड़े से बच्चों ने फीस दी है यार, बहुत बहुत जो है ना वो जुल्म की ना इंतहा हो गई है। सिर्फ 65 लोग हैं यहाँ, 65 लोग बस नए सेशन के लिए। बहुत कारोबार में मंदा चल रहा है। मैं तो सोच रहा था कुछ 70 के बच्चे आएंगे, 5 बच्चों का नुकसान हो रहा है यार अभी तक। वो मैंने ना एक दफा इस तरह ही अपने ना दोस्तों के साथ बैठे थे, कोई कारोबार करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, तो मैंने उन्हें बैठे बैठे कह दिया, मैं कहा यार मुझे ना 50,000 का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा है तुझे नुकसान हो गया? तेरा कौन सा कारोबार है जो तुझे, तू चीजें खरीद के लाता है फिर बेचता है, तुझे नुकसान हो गया? तू तो पढ़ाता है, 10 बच्चे आ जाए, 100 आ जाए, 1,000 आ जाए, तूने तो पढ़ाना ही है, तेरा क्या नुकसान है? मैं कहा यार वो दरअसल ना मैंने सोचा होता है कि मेरे पास इस बैच में इतने बच्चे आएंगे, तो उतने नहीं आते तो मैं उसको अपना नुकसान शुमार करता हूँ। तो नहीं, काफी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, ठीक है। अभी कॉल भी एक आ रही है। हेलो।